नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया संकल्प को साकार करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया संकल्प को साकार करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से मोटापे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया था। ऐसे में प्रदेश में फिट इंडिया फिट उत्तराखंड की मुहिम शुरू की जाए। स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े मौजूदा प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए एवं इस अभियान में खिलाड़ियों को भी सक्रिय रूप से जोड़ा जाए। साथ ही रजत जयंती वर्ष के अवसर पर ड्रग्स फ्री उत्तराखंड संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अभियान को तेज करने, ड्रग्स तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने एवं समाज में व्यापक जागरूकता फैलाने हेतु भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस पहल से स्कूली छात्रों को भी जोड़ा जाए ताकि भविष्य की पीढ़ी नशे के दुष्प्रभावों से अवगत होकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 126 नवनियुक्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन आपके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि नवचयनित अभ्यर्थी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर गांव का समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए गांव का विकास जरूरी है। गांव में विकास में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 3.5 सालों में राज्य में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नौकरी प्रदान की गई है। और साथ ही पंचायती राज विकास विभाग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त होने वाले सभी 126 अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। एक नई शुरुआत आप सबकी आज से प्रारंभ हो रही है। आज से आप सभी लोग लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर सभी गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। साथियों, राज्य सरकार अपने स्तर से चाहे कितनी भी योजनाएं संचालित कर ले, परंतु कोई भी राज्य तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उस राज्य की जो हमारी ग्राम इकाई है, ग्राम इकाई हर प्रकार से समृद्ध न हो, जब तक वो विकसित न हो, हर प्रकार से आत्मनिर्भर न हो, जब तक। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन सेक्टर ने राज्य की अर्थव्यवस्था में 9.39% अनुमानित योगदान देते हुए तीसरे पायदान पर पहुंच गया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर जब से यह सेक्टर पहले इतना बड़ा योगदान नहीं देता था। उत्तराखंड सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन संपदा योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें महिलाओं को मत्स्य पालन से जोड़ने के लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने मत्स्य पालन सेक्टर के लिए 290 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 71% ज्यादा है। बता दें कि मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार उत्तराखंड के पर्वतीय, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए रोजगार का कोई बेहतर साधन उत्पन्न कर सकती है तो वह मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पशुपालन सेक्टर ही है। अगर रोजगार कोई चीज़ उत्पन्न कर सकती है तो वो मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और हमारा एनिमल हस्बेंड्री विभाग, ये बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। और देखिए, आज 3 साल बाद ये स्पष्ट हुआ है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो फिशरीज थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है एट 9.39%। लेकिन ये पॉसिबल भी तभी हो पाया जब मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने लगातार मेरे विभागों को सपोर्ट किया है। और जो भी प्रपोजल्स हम उनके पास लेके गए और उन प्रपोजलों को स्वीकृति मिली। पहली बार उत्तराखंड में फिशरीज़ को लेकर कभी भी कोई पॉलिसी नहीं थी स्टेट की,
हमने इस सरकार में फिशरीज़ की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की पॉलिसी बनाई, जिसमें हमने पहली बार मातृशक्ति को फिशरी से जोड़ने के लिए 50% सब्सिडी दी, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। चलिए मौसम के हवाले से बात करेंगे। उत्तराखंड में आज भी पहाड़ से मैदान तक बिगड़ा रहेगा मौसम। बता दें कि राज्य के देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल व चंपावत जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, जबकि इन जिलों के 2800 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने के आसार हैं। केंद्र की ओर से 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ कुछ स्थानों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 1 मार्च के बाद राज्य भर में मौसम खुलने के आसार हैं। तो बता दें कि उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर मिजाज बिगड़ा है। बता दें कि उत्तराखंड में आज भी पहाड़ से मैदान तक मौसम बिगड़ा रहेगा। सीजन में पहली बार पश्चिमी विक्षोभ मजबूत के साथ हुआ सक्रिय। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। बद्रीनाथ हेमकुंड में गिरी बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हुई बारिश से बढ़ी ठंड। 2 दिन से केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी। केदारनाथ धाम में आधा फीट ताजी बर्फ जमी। माना, नीति घाटी, औली, द्वितीय केदार, महेश्वर में हल्की बर्फबारी हुई है। माना, नीति घाटी, औली, द्वितीय केदार, महावेश्वर में हल्की बर्फबारी हुई है। बता दें कि केदार धाम में आधा फीट ताजी बर्फ जमी है। माना, नीति घाटी, औली, द्वितीय केदार, मधेश्वर में हल्की बर्फबारी हुई है। फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल घाटी और नंदा घुटी, ओली, गोरसो में भी बर्फबारी हुई है। सीजन में पहली बार लगातार बारिश से 12.3 डिग्री पारा लुढ़का है। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 12.3 डिग्री का अंतर देखा गया है। बीते बुधवार को अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री दर्ज किया गया था। बृहस्पतिवार को सामान्य से 8 डिग्री की कमी के साथ 16.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बर्फबारी से उत्तराखंड के ग्लेशियर में भी रिचार्ज हो रहा है। ग्लेशियर के साथ प्रदेश की नदियां भी रिचार्ज हुई हैं। जल संकट जैसी समस्याओं से मिलेगी राहत। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, बताइएगा कि उत्तराखंड में फिलहाल अभी कैसी स्थिति है और आगे का क्या अनुमान जताया गया है? बिल्कुल ताने, देखिए उत्तराखंड का जो कहा जाए मौसम है उसका मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश लगातार बरसती हुई नजर आ रही है, जिससे आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि 7 जिलों के अंदर ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अन्य जिलों में भी भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया था। और कहीं ना कहीं वो जो भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से की गई थी वो बिल्कुल सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी देखी जा रही है और मैदानी क्षेत्र में बारिश का कहर लगातार बरसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर जोर रखा गया है, क्योंकि ऐसे मौसम में हम देखते हैं कि क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार भूस्खलन के मामले हो या फिर चट्टान खिसकने के मामले हो, ऐसे मामले बारिश में जरूर देखने को मिलते हैं। और जिस तरीके से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है उससे कहीं ना कहीं बारिश जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी भी कहीं ना कहीं सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 7 जिलों के अंदर देहरादून, टिहरी, पौड़ी सहित 7 जिले ऐसे हैं कि जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे में सावधानी बरतने की आवश्यकता भी है और प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता है। धनराज, बताइएगा कि इस स्थिति से किसानों और स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल तान्या, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो ऐसे मौसम से, क्योंकि ये मौसम इस तरह का बना है कि बिना मौसम के ही कहीं ना कहीं बरसात होती हुई नजर आ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान किसानों को भी जरूर होगा और इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही देखिएगा कि कहीं ना कहीं
जो प्रशासन है या कहा जाए जो शासन है उनके सामने भी कहीं ना कहीं डबल चुनौती जरूर बनी हुई है, क्योंकि जल्द ही उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा शुरू होनी है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहीं ना कहीं निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि चारधाम यात्रा से पहले जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए और जो कहा जाए बिजली विद्युत की प्रॉब्लम है वो भी दूर की जाए, यानी कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लेकिन जिस तरीके से मौसम उसमें बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के सामने डबल चुनौती हो जाती है, क्योंकि एक और चारधाम यात्रा शुरू होनी है, उससे पहले सभी सड़कें भी दुरुस्त करनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको काफी परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ रहा है। ठीक है धनराज, ये बताइएगा कि भारी बारिश के चलते कितने ज्यादा रोड बंद कर दिए गए हैं, कितने लोग जो है इस पे प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल ताने, देखिए यदि मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं तो पहाड़ी जी। क्षेत्रों में इस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की बर्फबारी हुई है और हम्म। बरसात हुई है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में जो मलबा है वो सड़कों पर आ जाता है और हम्म। ऐसे में सड़कें बंद हो जाती हैं। लेकिन प्रशासन को मुस्तैद पहले से ही किया गया है, इसलिए हम्म। थोड़ा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि समय रहते कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की गई हैं, चाहे वो हम्म। पोकलैंड की बात करें या तकनीकी मशीनों की बात करें, तमाम तकनीकी मशीनें जगहों पर स्थापित की गई हैं जहां पर इस तरह का खतरा बना रहता है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के मुस्तैद होने के कारण जो सड़कें हैं वो लगातार खोली जा रही हैं और किसी भी तरह की दिक्कत जो यात्री हैं उनको ना हो, या फिर कहा जाए जो पर्यटक हैं उनको दिक्कत प्रशासन लगातार व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। ठीक है धनराज, ये बताइएगा कि सरकार ने इस मौसम की स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं? बिल्कुल तान्या, देखिए यदि जी। सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं और लगातार अभी भी देखिए जिस तरीके से बरसात उत्तराखंड के अंदर हो रही है, बर्फबारी उत्तराखंड के अंदर हो रही है, तो इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और समय समय पर कहीं ना कहीं अधिकारियों से बात भी फोन पर कर रहे हैं और लगातार उनसे पूरा जायजा भी ले रहे हैं कि किस हम्म। तरह की व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन की टीम को भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिए हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी कहा गया है कि आज का पूरा दिन कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी के बीच गुजर सकता है। हम्म। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन की टीम को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उसके हम्म। साथ ही जो जिलाधिकारी हैं तमाम जिलों के, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो फील्ड पर उतर कर कहीं ना कहीं सभी स्थिति का जायजा लें और जी। लगातार हम देख भी रहे हैं कि जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं फील्ड में उतर रहे हैं खुद और स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं और कर्मचारियों को निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। धनराज देहरादून से हमें अपडेट कर रहे थे। बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही साथ ओलावृष्टि और साथ ही भारी बारिश का येलो अलर्ट कुछ स्थानों में जारी किया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ चलेंगे। गंगोत्री व हर्षिल घाटी समेत उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक बर्फबारी देखने को मिल रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में कल से सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहने से पूरे जनपद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये बर्फबारी व बारिश होने से किसानों में इस लाभ जो है वो मिलता दिख रहा है और उत्तरकाशी जिले में मौसम ने कल सुबह से करवट बदली और गंगोत्री धाम समेत मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा, हर्षिल, धराली, बगौरी, जाला और जसपुर, दयारा, बुग्याल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और इस बर्फबारी से भगवानी से किसान को अच्छी फसल होने की भी उम्मीद और पर्यटकों की तादाद भी बढ़ने की है संभावना जताई गई है। और बता दें कि इन इलाकों में अधिक बर्फबारी होने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए थे और जिससे कि वीआरओ बड़ी तेजी से खोल रही है। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। उत्तरकाशी में 2 दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे ठिठुन एक बार फिर बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी गंगोत्री, हर्षिल, मां गंगा का शीतकालीन प्रवास, मुखवा गांव, धराली समेत यमुनोत्री तीर्थधाम, खरसाली, हरकीधून और आदि बता दें ऊंचाई क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन डॉक्टर मेहरबान सिंह विष्ट के निर्देशानुसार जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के द्वारा विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतते हुए खोज बचाव कार्य एवं सड़क पैदल मार्गों से संबंधित उत्तराधिकारी समस्त विभागों, कार्मिकों और विद्युत विभाग, जलापूर्ति विभाग तथा वन विभाग, पुलिस के क्रमिक सतर्क रहते हुए
संसाधनों की तैनाती कर आवश्यक सेवा बाधित होने पर तत्काल सुचारू करवाने का अलर्ट निर्गत किया गया है। और मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया है कि यहाँ बारिश और बर्फबारी किसानों की खेती के लिए किसी भी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। उत्तरकाशी सेब एक बाहुल्य क्षेत्र अंतर्गत आता है और सेब की फसल में बहुत जल्दी ही गर्म वाले जलवायु में सिल्वर की स्टेज आ गई है। थोड़े दिनों में गिफ्ट की स्टेज जो है वो आ जाएगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से सेब की फसल पर फ्लोरिंग आ जाएगी। अधिकारी ने बताया कि इस बार जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि बारिश और बर्फबारी नवंबर-दिसंबर में होनी चाहिए थी, लेकिन मौसम परिवर्तन के कारण ये बारिश अब फरवरी के अंत में ही हो रही है, जिससे कि फसलों पर कुछ हद तक नमी मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरकाशी एक सेब बाहुल्य क्षेत्र है और सेब की फसल में इस समय बहुत जल्दी जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है सिल्वर टिप स्टेज आ गई है और थोड़ी दिन में आप देखेंगे तो ग्रीन टिप स्टेज आ जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ तो खैर ये सब स्थितियाँ देर से आएंगी। उन सब पौधों को जो पानी मिलेगा उसकी वजह से फूलों की जो है फ्लावरिंग पर, वेजिटेटिव ग्रोथ पर और बाद में इसके फ्रूट सेटिंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ इसकी वजह से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है उससे सेब की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी और उसका भी सेब की गुणवत्ता पर, उत्पादन पर बहुत। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। अल्मोड़ा में मौसम ने करवट बदली है और झमाझम बारिश हुई है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं आम जनता को शुष्क मौसम से राहत मिली और इस बारिश से जंगलों में लग रही आग पर राहत मिलेगी। साथ ही वहीं पेयजल संकट के अलावा किसानों की फसल को फायदा होगा। मौसम ने सर बहुत अच्छा गड़बड़ ले रखा है। जो बारिश हो रही है बहुत प्यारा मौसम हो गया और इससे टूरिस्ट प्लेस को भी बहुत अच्छा, जो अभी टूरिस्ट आएंगे उससे भी अच्छा होगा और जो यहाँ की खेती बाड़ी है और ये जो जलाशय स्रोत सूख गए हैं उसके लिए भी काफ़ी मदद मिलेगी इससे। और पहाड़ के लोगों को जो अभी खेती में थोड़ा सूखा है और जंगलों में आग लगने का संकट है, थोड़ा इससे राहत मिलेगी। देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रेमलाल भारती अपनी तैनाती के बाद से प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत थे और शहरी क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। निजी स्कूलों में आरटीई का सख्ती से पालन कराया जाएगा और जिले के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके लिए जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से सभी स्कूलों में फर्नीचर की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सभी स्कूलों में पुराने ब्लैक बोर्ड को हटाकर उनकी जगह व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। बिजली और शौचालय, स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की जा रही है। विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जा रहा है। प्रत्येक स्कूल में डिजिटल स्क्रीन अनिवार्य की जा रही है और वर्चुअल क्लास के हिसाब से भी कक्षाओं को तैयार किया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण बता दें कि सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने पर उनका फोकस है। सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे सभी विद्यालयों में मानक जो आरटी मानक हैं उसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। तो पहली प्राथमिकता ये है। फिर दूसरा, हमारी जो है अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाए, सारे शिक्षकों को। तो उसके लिए हम प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षकों की बैठक आयोजित कर रहे हैं और उन्हें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको स्कूल लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए इंश्योर कराया जा रहा है। हर स्कूल में निपुण भारत का सपना जो बनाया हमने, हर विद्यालय में इसको इंश्योर करें कि हर बच्चा हमारा निपुण बने और पूरी कार्य योजना हमने इसकी बना दी है सर। और नेक्स्ट सेशन में मुझे लग रहा है कि हमारे जनपद के अधिकांश स्कूल निपुण बन जाएंगे। तो प्रदेश के आगरा से बता दें कि एसटीएफ और कुछ दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह के सरगना अमन कुशवाहा को एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने पीड़ित को अपने झांसे में लेने के लिए स्काइप ऐप पर ही आरबीआई सीबीआई के नाम पर नोटिस देकर पीड़ित के आधार कार्ड पर सिम खरीदने एवं उससे अवैध लेने की बात कहकर अलग अलग खातों में कुल 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है और गिरफ्तार अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड, एक आधार कार्ड बरामद हुआ है। और डिजिटल अरेस्ट के सरगना को उत्तराखंड एसटीएफ के साइबर थाना कुमाऊं परिक्षेत्र
पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस गिरोह ने पीड़ित को लगभग 18 दिनों तक एक ही कमरे में वीडियो और ऑडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट किया था। सीओ साइबर सेल अंकुश मिश्रा ने बताया है कि एक प्रकरण जनपद नैनीताल निवासी पीड़ित द्वारा दिसंबर 2024 में दर्ज कराया गया था। तो बता दें कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर किया गया है। जहाँ पे हमने देखा इस प्रकार पिछले साल भी कई ऐसे प्रकरण आए जहाँ पे लोगों को ऑनलाइन कहा गया डेबिट निकला है, जिस क्रम में नैनीताल का एक शिकायत प्राप्त हुई जिसके लगभग 47 सकते अमाउंट जो है लॉस हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे इंस्पेक्टर हैं अरुण कुमार वहाँ पे साइबर थाना जो कुमाऊं है हमारा रुद्रपुर में, उनके द्वारा इसका विवेचना की गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जिस क्रम में उन्हें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया आगरा से, जिस व्यक्ति के खिलाफ और भी शिकायतें हैं ऑल इंडिया, जिसमें हमें एटलीस्ट प्रारंभिक जो हमारी विवेचना है उसमें लगभग 4-5 शिकायतें ऐसी मिली हैं जिसने और अन्य राज्यों में इसने ठगी करी है। तो सर यहाँ पे वो लोग 47 लाख जी, यहाँ जो हमारा जो पीड़ित है नैनीताल निवासी उसके साथ इतने अमाउंट की थी। तो जनता से जागरूक करने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं कि आए दिन देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट के केस जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। इसमें लगातार जो भारत सरकार है उसका जो I4C पोर्टल है, I4C जो प्लेटफॉर्म है उसका साइबर दोस्त करके एक पोर्टल है जिसके माध्यम से लगातार वो लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवेयरनेस करते रहते हैं। साथ में जो हमारे पुलिस के पेजेस हैं सोशल मीडिया के, जिसमें लगातार उत्तराखंड पुलिस के पेज से भी और जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का पेज है उससे लगातार रोज ही प्रतिदिन उसमें अवेयरनेस मैसेज किया जा रहा है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़े कांग्रेसी नेता के साथ कोतवाली पुलिस द्वारा अपहर्ता करते हुए गिरफ्तार किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। किच्छा विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था और आज बता दें कि विधायक बेहड़ के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए, जहां कोतवाल किच्छा का पुतला दहन किया गया और उन्होंने कहा कि अगर इस बीच किच्छा कोतवाल को हटाने की उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 1 मार्च को पुलिस क्षेत्राधिकारी के किच्छा कार्यालय के पर धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से किया जाएगा और साथ ही 5 मार्च को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय कार्यालय पर विशाल ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन आयोजित होगा और मौके पर ही आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। लड़ाई आज शुरुआत हुई है कोतवाल के खिलाफ, एक लंबी लड़ाई चलेगी। आज 1 मार्च को हम जो है सीओ ऑफिस में बैठेंगे, 6 मार्च को हम 5 की जगह 6 मार्च को एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। उसके बाद मैं डीजीपी दफ्तर के बाहर धरना दूंगा और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना दूंगा। ये लड़ाई लंबी हम लड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि इस किच्छा कोतवाली में आखिर क्या है कि लोग बार बार यहाँ पर पोस्टिंग कराते हैं। यहाँ लूट है, डकैती है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, कमाई होती है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। और ये ना हो एक नया डांगी जैसा प्रकरण भी यहाँ सामने आ जाए जल्दी। तो यहाँ पर जो हालात है इस कोतवाली के। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।